हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो अपनी सेल ऑर्गेनेली है, यानी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं जिनको हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं किया था, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? उनमें फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हम डिस्कस करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेली है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली में काउंट की जाती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक और सेल ऑर्गेनेली से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है? कैसे कि अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैन only be seen by microscope after staining। माइक्रोस्कोप से भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को तभी देख सकते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग कर लेंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर देंगे, कलरेशन दे देंगे, कलरिंग कर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तभी हम माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया को देख पाएंगे, नहीं तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते माइटोकॉन्ड्रिया को। रीजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, छोटा साइज होने के कारण। ठीक है? साइज छोटा होने के कारण, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं साइज ऑलवेज मैटर्स, साइज हमेशा मैटर करता है। अब देखो छोटा साइज है तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता बिना कलर देने के, तो ठीक है, तो कलर तो देना पड़ेगा अगर माइक्रोस्कोप से देखना है, इसलिए। जबकि हम कंपेयर करें क्लोरोप्लास्ट से, अगर कंपेयर करें क्लोरोप्लास्ट से एज compared with chloroplast, chloroplast can easily be seen in microscope due to large size। जबकि क्लोरोप्लास्ट को माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का क्या बड़ा है? साइज बड़ा है। ठीक है? तो साइज तो मैटर करेगा बच्चों, हमेशा मैटर करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज छोटा है तो वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा नहीं बिना स्टेनिंग के, इसको बिना स्टेनिंग से भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हो क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। समझे? क्लियर है? और अगर मैं ये भी कहूं कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मैं सेल ऑर्गेनेली के साइज को काउंट करके बात करूं तो। ठीक है? तो माइक्रोस्कोप से तो डेफिनेटली साइज बड़ा होता है। क्लियर है? माइक्रोस्कोप से तो साइज डेफिनेटली बड़ा होता है। सॉरी, माइक्रोस्कोप क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माय मिस्टेक। माइटोकॉन्ड्रिया से तो क्लोरोप्लास्ट का साइज डेफिनेटली 100% बड़ा होता है। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट माइक्रोस्कोप से इजीली देखा जा सकता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया बिना स्टेनिंग के नहीं देखा जा सकता। ठीक है? अब ये जो सेल ऑर्गेनेली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली कहलाती हैं किसी भी सेल की, और ये काफी सारे फीचर्स, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो शेयर करती हैं, जिनमें इनकी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो देखो, हम पॉइंट बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ, इतना लिख के छोड़ दो। यानी अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना है, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में। ठीक है? क्लियर है? तो देखो, पहला पॉइंट कि दोनों में सिमिलरिटी है, बोथ आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
ये तो हम लोगों को पता है कि दोनों के दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि दोनों जो सेल ऑर्गेनेली है वो आर रिलेटेड विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म, आर रिलेटेड विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म, दोनों के दोनों एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों के दोनों एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, दोनों में एनर्जी सिंथेसिस की प्रोसेस की जाती है। देखो ये दो सेल ऑर्गेनेल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शन के बेस पे। इन जैसी सेल ऑर्गेनेल सेल में और कोई है ही नहीं। अगर हम फंक्शन की भी बात करें तो दोनों के फंक्शन इतने ज्यादा मैटर करते हैं ना कि इनके बिना सेल सरवाइव ही नहीं कर पाता। इतनी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। अब अगर मैं बात करूं इनके स्ट्रक्चर की, तो देखो स्ट्रक्चर के बेस पे मैं बताऊंगा। जो अपना थर्ड पॉइंट है, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। दोनों के दोनों सेल ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, यानी दोनों पे डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लियर है, समझ गए? यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर, इनर और आउटर, दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्लियर है ना, समझ गए ये चीज? चलो एक काम करो, ये पॉइंट जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। क्लियर है, हो गया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। हम दोनों के सिमिलर कैरेक्टर्स देख रहे हैं, 3 कैरेक्टर डिस्कस कर चुके हैं और बाकी बचे हुए कैरेक्टर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के। तो देखो नेक्स्ट जो सिमिलर कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, यानी अपना फोर्थ कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर क्या है? देखो फोर्थ जो कैरेक्टर है मैं लिखूंगा बोथ आर सेमी ऑटोनोमस। Both are semi-autonomous cell organelle. Both are semi-autonomous cell organelle. ये पॉइंट बहुत बड़ा है अपने आप में, अगर डिटेल में स्टडी करने जाएं तो। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली का मतलब क्या है? इस पॉइंट को अगर हम डिटेल में देखें तो मैं लिखूंगा कि बिकॉज mitochondria and chloroplast both have their own protein synthesis machinery. Both having their own protein synthesis machinery. दोनों के पास खुद की ही प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। यानी ये क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ और इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला? देखो रीजन है कि जो सेल ऑर्गेनेली होती है वो अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल पे डिपेंड करती है। क्लियर है? खुद प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करती, समझ गए? न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंड करती है, जबकि इनके पास खुद की ही प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी यानी खुद का ये प्रोटीन अपने आप सिंथेसाइज कर लेंगी। देखो जैसे क्या कहेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी।
ठीक है। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे इनके पास क्या है, इनके पास खुद का तो माइटोकॉन्ड्रियल, मैं दूसरे चौक से लिख देता हूं ताकि हाईलाइट हो। खुद का क्या है, खुद का जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, ठीक है। इनके पास 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है। इनके पास आरएनएज एंजाइम है, आरएनएज एंजाइम है, और कुछ एंजाइम्स खुद के हैं जो इन्होंने अपने प्रोटीन से सिंथेसाइज किए हैं, ठीक है। ये इनके पास स्ट्रक्चर्स है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। दीज सेल ऑर्गेनेलीज synthesize some of their proteins from their own DNA, ठीक है। एंड for rest of proteins they depends on nuclear DNA of the cell क्लियर है। ये क्या पॉइंट है कि ये ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर लेती है। कुछ हद तक जो प्रोटीन इन्हें रिक्वायर होता है ना, वो ये खुद अपने ही डीएनए से सिंथेसाइज कर लेती है, अपने डीएनए मशीनरी से, क्लियर है। और कुछ जो बच गए प्रोटीन, उनके लिए ये सेल के न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंड रहते हैं, जिसपे सारा सेल डिपेंड रहता है, क्लियर है। बाकी न्यूक्लियर डीएनए से ले लेगी और कुछ खुद सिंथेसाइज कर लेगी, ठीक है। इतनी कैपेबिलिटी है इनके पास। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो देखो ये क्या क्या सिंथेसाइज कर लेते हैं। एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन नेचर के ही होते हैं ना, एंजाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल, ये तो किसकी बात होगी, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, केल्विन और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम, ये किसकी बात होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की, समझ गए। क्योंकि केल्विन साइकिल किसका हिस्सा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म होने वाली रिएक्शंस का, और क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होने वाली रिएक्शंस का हिस्सा है। तो इस तरह से ये आउन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी रखती है, जिस वजह से इन सेल ऑर्गेनेलीज को सेमी ऑटोनोमस का मतलब, सेमी का मतलब हाफ होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सेमी हाफ होता है। ऑटोनोमस यानी स्वायत्त, स्वतंत्र, ठीक है। ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम नहीं बेटा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यहां भी ऑटोनोमस का वही मतलब, स्वायत्त, खुद, सेल्फ रेगुलेटिंग। तो आधा सेमी ऑटोनोमस, आधा स्वायत्त कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, ठीक है, समझ गए। सेमी ऑटोनोमस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है इनका, मतलब इनका जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें से आधा ये खुद कंट्रोल करते हैं, सेल के कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है। यानी मैं कुछ बातें तो सेल की मानूंगा, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया हूं तो मैं कुछ तो सेल की बातें मानूंगा, कुछ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता सेल क्या कह रहा है, सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो खुद की मशीनरी है ना उन कामों को करने के लिए जो मुझे सेल प्रेशराइज कर रहा है करने के लिए, समझ गए, क्लियर है। तो मैं उन चीजों के लिए तो सेल पे डिपेंड नहीं रहूंगा जो मैं खुद बना सकता हूं। दूसरी चीजों के लिए हाँ सेल, हाँ भाई तू मेरा भाई है, ठीक है, काम चल रहा है अपना, ये वाली बात है, समझ गए। जल्दी से पॉइंट लपेटो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी लपेटो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है सेमी ऑटोनोमस नेचर, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का सेमी ऑटोनोमस नेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। चलो
हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये फोर्थ सिमिलरिटी थी। फोर्थ पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है यानी फिफ्थ पॉइंट है वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर हैविंग bacterial origin so also known as cell within सेल, यानी इनका बैक्टीरियल ओरिजिन होने की वजह से इन्हें सेल विद इन सेल भी कहा जाता है, यानी सेल के अंदर दूसरा सेल। ठीक है, सेल विद इन सेल बोल दो, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेली बोल दो। ठीक है, सेल के अंदर ही दूसरा सेल होना, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका ओरिजिन बैक्टीरियल है। ठीक है, इनका ओरिजिन बैक्टीरियल है। अब यहां नोट डाल के लिखना, तुम लोग एक नोट लगाओ, हम बताते हैं कैसे बैक्टीरियल ओरिजिन है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोट थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट both originate from या evolve from बैक्टीरियाज। और वो बैक्टीरिया कौन कौन से थे? रिकेटेशियल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या कहा एंडोसिम्बायोट थ्योरी ने? एंडोसिम्बायोट थ्योरी ने ट्राई किया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन बताने के लिए। ठीक है, कि इनका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल ओरिजिन किस तरह से है। तो इन्होंने बताया कि ये अराइज हुए हैं रिकेटेशियल और साइनोबैक्टीरिया से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन तो इन्होंने बताया, इस थ्योरी ने फ्रॉम रिकेटेशियल बैक्टीरिया, क्लियर है। और इसी तरह क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन इन्होंने बताया, फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरह से एंडोसिम्बायोट थ्योरी ने इनका ओरिजिन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो बना है रिकेटेशियल बैक्टीरिया से और क्लोरोप्लास्ट साइनोबैक्टीरिया से। अब बनने का या इवॉल्व होने का मतलब कैसे है? तो देखो बात को समझने की कोशिश करना। एंडोसिम्बायोट थ्योरी क्या बताती है कि जब इवोल्यूशन हो रही थी, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे थे, तो किसी एक ऑर्गेनिज्म ने 2 बैक्टीरिया खा लिए, ठीक है, एंगल्फ कर लिए।
एक तो रिकेटेशियल बैक्टीरिया इंगल्फ कर लिया, एक साइनोबैक्टीरिया इंगल्फ कर लिया। अब रिकेटेशियल बैक्टीरिया के पास कैसा मैकेनिज्म था, कैसी शक्ति थी, कैसी पावर थी, ठीक है, कैसा कैरेक्टर था, एनर्जी सिंथेसाइजेशन का, ठीक है, एनर्जी सिंथेसाइज करने का, यानी एटीपी बनाने का मैकेनिज्म था, ठीक है। जबकि साइनोबैक्टीरिया के पास क्या था, साइनोबैक्टीरिया के पास मैकेनिज्म था फोटोसिंथेसिस करने का, ठीक है, कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब इस तरह उस ऑर्गेनिज्म ने इन दोनों को खा लिया मतलब इंगल्फ कर लिया, बिना इनको खत्म किए इंगल्फ कर लिया, तो ये क्या किया कि सेल के अंदर जाके रुक गए, उसके सेल के अंदर मिक्सअप हो गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसने दोनों को इंगल्फ कर लिया, तो उसी सेल का पार्ट हो गए ना, वो हो गए पार्ट बैक्टीरिया। तो उन बैक्टीरिया ने क्या किया कि कुछ मैकेनिज्म तो खुद का रख लिया, कुछ मैकेनिज्म सेल का यूज करने लगे, और जैसे धीरे धीरे सेल इवॉल्व होता गया, इसी तरह उनका भी इवोल्यूशन होता गया, सेल की डिवीजन होती, उनकी भी डिवीजन हो जाती, क्योंकि सेल उन्हें खुद का ही पार्ट समझने लग गया था, ठीक है। और ऐसा चलता गया और हम तक पहुंच गया, इतनी हायर लेवल क्लासिफिकेशन तक इवोल्यूशन हो गई, समझ रहे हो। यानी हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिकेटेशियल बैक्टीरिया से रिलेट करता है, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो साइनोबैक्टीरिया से रिलेट करता है। इस तरह माना जाता है इनका ओरिजिन, और एंडोसिम्बायोट थ्योरी ने यही बताने की कोशिश की थी, यही बताया था, ठीक है, क्लियर है। तो एक काम करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट लपेट लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, जल्दी लपेटो। क्लियर हो गया ना, चलो। और ये बताया क्यों, ऐसा इंटरेस्ट क्यों आया भाई साइंटिस्ट्स को कि उन्होंने एंडोसिम्बायोट थ्योरी दी और ये बताया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें कुछ कैरेक्टर्स मिले थे प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में, प्रोकारियोटिक कैरेक्टर मिले यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल ऑर्गेनेली में। यानी यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ प्रोकारियोटिक बैक्टीरियल कैरेक्टर मिले थे, ठीक है। इस वजह से उन्होंने एक्सप्लेन करना जरूरी समझा कि ये कैरेक्टर कहाँ से आए हैं। तो देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिक्स्थ पॉइंट, और देखो इसमें क्या होगा, इस एंडोसिम्बायोट थ्योरी के एक्सप्लेन किए हुए पॉइंट्स के बेसिस पे ही बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट are still having prokaryotic यानी बैक्टीरियल कैरेक्टर्स, और इन्हीं कैरेक्टर के बेस पे which specify their bacterial origin, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्रोकारियोटिक हैं और बैक्टीरियल हैं, वो इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखे गए हैं, इसलिए हम बताते हैं कि इनका ओरिजिन बैक्टीरियल है। वो कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे पहला कैरेक्टर क्या है कि इनके पास खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, ठीक है, यानी इनके पास प्रोकारियोटिक डीएनए है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि इनके पास 70S टाइप के राइबोसोम है, जो प्रोकारियोटिक राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, नेक्स्ट कि ये डिवीजन करते हैं, डिवीजन बाय बाइनरी फिजन जो मैकेनिज्म होता है, यानी एक बैक्टीरिया जो दो बैक्टीरियाज में टूट जाता है डॉटर इंडिविजुअल्स में, ये जो बाइनरी फिजन होता है ये मेनली प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है, और इस मैकेनिज्म से डिवाइड करते हैं कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इस वजह से बताया है कि इनके अंदर कैसा
यानी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं। अब देखो हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए, अब 3 पॉइंट्स में से क्लैरिफाई कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? प्रोकैरियोटिक डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डबल स्ट्रैंडेड तो होगा बट सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड तो होगा बट सर्कुलर होगा। अब समझने की कोशिश करना मैं कैसे कह रहा हूं डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर। डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर मतलब इनका जो डीएनए है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रैंड तो 2 होंगे बट हमारी तरह लीनियर नहीं होगा, वो सर्कुलर होगा। लीनियर नहीं होगा, डीएनए सर्कुलर होगा। सर्कुलर डीएनए होगा प्रोकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। और क्या होगा? नेक्ड होगा, नेक्ड डीएनए होगा, ठीक है। और क्या होगा? जीसी रिच होगा, जीसी रिच यानी ग्वेनाइन और साइटोसाइन वाले ज्यादा होंगे इसके अंदर। ग्वेनाइन साइटोसाइन जो बेसेस होते हैं वो ज्यादा होंगे, क्लियर है। जीसी रिच होगा, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए एटी रिच होता है, ठीक है। समझ गए? ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो स्पेसिफाई करते हैं बैक्टीरिया का इनका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं डीएनए की बात कर रहा हूं। डीएनए पहला कैरेक्टर है जो बताता है कि इनका प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, ठीक है, इनका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक है। फिर 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम, राइबोसोम की 2 टाइप होते हैं, 70s और 80s। 80s यूकैरियोट्स में, 70s प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। और इसी तरह इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है मेनली, ठीक है, यानी डिवीजन मेनली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बताते हैं कि इनका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, क्लियर है। समझ गए ना? समझ गए ये पॉइंट्स? चलो, यहाँ ये सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज के पॉइंट तो होते हैं खत्म। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया की। अभी वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ही पॉइंट थे, हम उसको रिलेट करके बता रहे थे क्लोरोप्लास्ट से, ताकि हमें ये पॉइंट दोबारा डिस्कस ना करने पड़े, एक जगह ही कंप्लीट हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज also known as powerhouse of the cell और इसे कहा जाता है सेल बैटरी, सेल बैटरी, ठीक है। बिकॉज it has the mechanism it is the mechanism of energy synthesizing, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल या फिर सेल बैटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास वो मैकेनिज्म है जिससे ये एनर्जी सिंथेसाइज कर सकता है। सेल के लिए एनर्जी सिंथेसाइज करेगा, सेल को एनर्जी देगा। अब एनर्जी देगा इसीलिए कहते हैं ना सेल की बैटरी है, ये सेल का पावर हाउस है, ठीक है। अब वो कैसे देता है वो सब हमें स्टडी करनी है। एक बार तुम एक काम करो, जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो, हो गया? चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पहले इसे रफ कर लेते हैं। ये हम बात करें अपने माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया, जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, क्लियर है। पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो देखो अब ये एनर्जी सिंथेसाइज कैसे कर पाता है, ठीक है। तो
माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज cellular energy in form of ATP की फॉर्म में सेलुलर एनर्जी सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है, बाय द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन कैसा? एरोबिक वाला, ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन वो प्रोसेस होती है, वो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल के लिए सेलुलर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बना करके रखता है या बनाता है, सिंथेसाइज करता है। क्लियर है, समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो, ये हुई एनर्जी सिंथेसाइजेशन की बात। अब बात कर लेते हैं नंबर, शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, शेप और साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करें नंबर की सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बात करें नंबर की। नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिफर अकॉर्डिंग टू सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। किसी सेल में अलग होते हैं, किसी सेल में अलग होते हैं। कैसे? तो देखो, more number of mitochondria present in the cell which is related to which is more related to हार्डवर्किंग ऑर्गन। उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे जो सेल उस ऑर्गन का होगा जहां हार्डवर्क ज्यादा हो, एनर्जी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, ठीक है। अगर मैं कहूं तो एनर्जी यूटिलाइजेशन, ठीक है, उस ऑर्गन में या उस ऑर्गन के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे जो सेल ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा होगा, यानी हार्ड वर्क कर रहा होगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। और इसी के कंपैरिजन में कम कहां होंगे? जो सेल कम रिलेटेड होगा हार्ड वर्क से, ठीक है, समझ गए। तो देखो, लेस इन नंबर in the cell which is less related with energy utilization, जो कम एनर्जी यूटिलाइज करता हो, ऐसे सेल में कम होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो डेफिनेट है ना। जहां एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, जहां एनर्जी कम रिक्वायर होगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, समझ रहे हो। इसमें तो कोई तू चू पू नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं बता रहा हूं जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा कहां होते हैं?
more in number in cells of flight muscle of बर्ड्स की फ्लाइट मसल में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक अच्छी फ्लाइट मेंटेन रह सके, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक उड़ सके। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। समझ गए? क्लियर है ना? चलो, ये पॉइंट है इनके नंबर से रिलेटेड। जल्दी से लपेटो, फिर हम शेप और साइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज ऑलवेज मैटर्स। क्लियर है ना? हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये बात होगी नंबर की, ये बात होगी नंबर की। शेप और साइज और डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं शेप की, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज of typical sausage shape। सॉसेज शेप नहीं होती, टिपिकल सॉसेज शेप, यानी देखो ऐसी शेप जो तुम लोगों ने नॉर्मली नोट डाउन की होगी, देखी होगी। सॉसेज नहीं जानते तुम लोग? सॉसेज शेप ऐसी शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मली। ठीक है, बाहर से देखने में और अंदर से इस तरह से बने हुए होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्डिंग शो करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? शेप, जिसे हम लोग टिपिकल सॉसेज शेप बोलते हैं ना, वो ये शेप है। सॉसेज मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे तुम लोग हॉट डॉग वगैरह में बात करते होगे। ठीक है, समझ गए? वह उस तरह का जो शेप होता है वो सॉसेज शेप कहलाता है। ये तो बात शेप की। अब अगर बात करें साइज, क्योंकि साइज ऑलवेज मैटर्स। साइज, तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज हम लोग बताएंगे। एक तो बताएंगे इसकी लेंथ, कितनी होती है, और दूसरा इसका डायमीटर कितना होता है। अबे सर्कुलर है ना, तो डायमीटर की बात भी करनी पड़ेगी, और लॉन्ग है तो लेंथ की बात भी करनी पड़ेगी। देखो मैं इस तरफ से दिखाता हूँ, लॉन्ग है तो लेंथ की बात भी करनी पड़ेगी, और सॉसेज शेप है तो डायमीटर की बात भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? क्लियर है? तो देखो अब इसकी लेंथ, और देखो ये हमें दिखने में बड़ा लग रहा है, ये सेल नहीं है। पहली बात, सेल की ऑर्गेनली है तो बहुत छोटा साइज होगा। बहुत छोटा साइज कितना हो सकता है? अगर मैं बात करूं लेंथ कितनी होगी और डायमीटर कितना होगा, लेंथ तो होगा 1 to 4.1 माइक्रोन कह सकते हो तुम लोग। ठीक है, 1 to 4.1 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। डायमीटर होगा इसका अप्रोक्सीमेटली 0.2 to 1 माइक्रोन। ठीक है, मैं कह सकता हूं 0.5 माइक्रोन एवरेज है, एवरेज डायमीटर होता है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसका कंपैरिजन क्लोरोप्लास्ट के साथ करके सिमिलरिटीज डिस्कस कर ली, और जैसे शेप, साइज और नंबर डिस्कस कर लिए। क्लियर है ना? समझ गए? तो आज इस लेक्चर में तो इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।